हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल। तो यार मेरे पास ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल था जिसके ऊपर आई एम हैविंग करेंटली मोर देन 9000 सब्सक्राइबर, लेकिन मैं इस चैनल को मर्ज नहीं करना चाहता था। तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली एक न्यू चैनल बनाया जाए, न्यू यूट्यूब चैनल बनाया जाए जिसके ऊपर सिर्फ स्टूडेंट रिलेटेड चीज़ें डाली जाए। तो अभी ये जो हमने YouTube चैनल बनाया है, मैं बताता हूँ उसका बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली लिंक्डइन के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले से कुछ पोस्ट डालना स्टार्ट करा, मतलब अराउंड एक हफ्ते अराउंड हुआ, और मेरे जितने भी मैंने पोस्ट डाले वो सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे वायरल हुए। और आपका काफ़ी प्यार मिला उसके ऊपर, आपके काफ़ी ऐसे कमेंट्स मिले, काफ़ी मैसेजेस आए जिसके अंदर आपने लिखा हुआ था कि मेरी जो स्टोरी है काफ़ी इंस्पिरेशनल है, काफ़ी मोटिवेशनल है। जितनी वो आपके लिए इंस्पिरेशनल थी, मोटिवेशनल थी, जितने आप मैसेजेस करते थे, कमेंट करते थे, उससे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता था। तो मुझे भी लगता था कि हाँ यार कुछ तो उखाड़ा है मैंने, है ना। तो आपके जो मैसेजेस आते थे मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था। मैं आपको बोलता था कि मैं वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर, बट अभी ऑलरेडी 3-4 दिन हो गए हैं उस पोस्ट को डाले हुए, लाइक हाउ आई कन्वर्ट माई फेलियर टू अ रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो मैंने एक पोस्ट डाला था। तो उसके ऊपर आपके पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, मैसेजेस आए थे मेरे ऊपर कि कोई आप स्ट्रेटेजी बताइए कि किस तरीके से आपने, मतलब 3 महीने के अंदर, मैंने उसके अंदर बताया हुआ था कि 3 महीने के अंदर मैंने फेलियर टू अ रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था मैं। तो वो काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे, काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। तो उसी के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैंने वो कैसे करा। तो उसी के बारे में आज ये वीडियो रहने वाली है, जो पहली वीडियो हमारी रहेगी कि क्या मेरी स्ट्रेटजीज थी, कैसे मैंने क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करी उस 3 महीने के अंदर जिससे वो फेलियर से मैं निकल पाया और पास नहीं हुआ बल्कि एक रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ CA तुषार मक्कड़ एंड आई एम अ रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट। बड़ा ही प्राउड फील होता है जब इस तरीके से इंट्रोडक्शन देता हूँ, इसलिए इंट्रोडक्शन देने में काफ़ी मजा आता है मुझे। तो आई एम बेसिकली रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई गॉट AIR 47 इन माई CA फाइनल्स। आई स्टार्टेड माई CPT इन 2013 जस्ट आफ्टर 12th। उसके बाद मैंने IPCC दिया, विद इन 1 ईयर आई क्लियर्ड माई बोथ ग्रुप। उसके बाद फाइनल्स जब बारी आई तो एक बार फेल हुआ, जैसे आप पता ही है, एक बार फेल हुआ। मई 17 अटेम्प्ट था फर्स्ट मेरा। उसके बाद नवंबर 17 के अंदर मैंने बोथ ग्रुप एक बारी में निकाले और इवन रैंक लेकर आया। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। पूरी स्टोरी एक कोई अलग वीडियो के अंदर बात कर लेंगे, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको मेरी भी स्टोरी जाननी है। वैसे मैं ऑलरेडी लिंक्डइन के ऊपर डाल चुका हूँ, बट वो ब्रीफ में डाली है मैंने। बट इफ़ यू वांट कि हाँ मेरी क्या स्टोरी रही है, किस तरीके से मैंने स्कूलिंग कंप्लीट करी, किस तरीके से CA बना, वो पूरी जर्नी अगर आपको जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलो अब यार स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरी क्या स्ट्रेटजीज थी, क्या मैंने उन 3 महीने के अंदर फॉलो करा है जिससे फेलियर से रैंक होल्डर में कन्वर्ट हो गया मैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। देखो यार, अपनी स्ट्रेटजी वैसे आपको खुद बनानी चाहिए। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि हाँ मेरी क्या स्ट्रेटजीज थी, ठीक है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से मैंने स्ट्रेटजी फॉलो करी, बट आपको कोई चीज़ उसमें से निकालनी है, कोई चीज़ ऐड करनी है, दैट यू कैन डू बाय योरसेल्फ। कि हाँ आपको लगता है कि हाँ यार आपके हिसाब से ये बेटर तरीका है, उस हिसाब से चलना चाहिए आपको, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मेरी जो स्ट्रेटजीज थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ और डिस्क्लेमर है, जो 3 महीने की पढ़ाई थी, जो 3 महीने की स्टडीज़ थी, जो 3 महीने मैंने करा था, ऑब्वियसली मेरी जो कोचिंग थी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हो गई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी कोचिंग कंप्लीट नहीं थी या फिर ऐसा कोई दिक्कत थी, वो चीज़ नहीं थी। तो 3 महीने में आप जब भी इस फेलियर को मैं रैंक होल्डर में जब भी कन्वर्ट कर पाया क्योंकि मेरी कोचिंग सारी कंप्लीट थी और वो भी बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अगर जब तक आपकी अगर कोचिंग कंप्लीट नहीं है पहले, तो वो जो 3 महीने का जो फेज़ है वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट वो डिस्क्लेमर देकर मैं आपको एक बार बताना चाहता था। तो अगर मैं बात करूँ, देखो सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है, मैंने CA फाइनल में अप्लाई करी थी, बट इवन यू कैन अप्लाई इन फाउंडेशन, IPC जिसको अब इंटरव्यू बोला जाता है, और फाइनल्स, और CS में भी आप अप्लाई कर सकते हो, CW में भी, और इवन जहाँ पर भी मतलब इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं जो भी हम बात करने वाले हैं, आप वहाँ पर भी ये सारे कोर्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो स्ट्रेटजीज के ऊपर आते हैं। स्ट्रेटजीज के ऊपर अगर मैं आऊँ तो यार एक गुरु मंत्र है, ठीक है। उसको ना आप रट लो या समझ लो या उसको जपो, कुछ भी करो, कि जो भी आज आप पढ़ रहे हो, चाहे आप फाउंडेशन के अंदर हो, चाहे आप इंटर के अंदर हो, चाहे फाइनल के अंदर हो। चलो फाइनल का एक एग्जांपल लेते हैं। आप फाइनल के अंदर हैं और आपको 2.5 साल मिलते हैं, मतलब आप जब आर्टिकल स्टार्ट करते हैं तो अराउंड 2.5 साल के अंदर आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं फाइनल्स की बात करूं तो अगर आप 2.5 साल पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप ये सोचिए, आपकी ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि जो मैं आज पढ़ रहा हूं ये मैं वो 8 दिन और 16 दिन
यानी कि जो 4 सब्जेक्ट या 8 सब्जेक्ट, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो 4 सब्जेक्ट, अगर बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो 8 सब्जेक्ट, तो वो 4 सब्जेक्ट और 8 सब्जेक्ट यानी कि 8 दिन और 16 दिन के लिए मैं आज पढ़ रहा हूँ। मतलब मेरा गोल ये है, मतलब आप डोंट टेक इट अदरवाइज, मतलब ये ऑब्वियसली आपकी थिंकिंग ब्रॉड होनी चाहिए कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप इंडस्ट्री के अंदर भी उस तरीके से वर्क कर सके। बट आप समझिए मेरा जो प्रायोरिटी गोल है वो क्या है कि जो मैं आज पढ़ रहा हूं, चाहे मैं इंटर के अंदर हूं, चाहे मैं फाइनल्स के अंदर हूं, जो मैं आज पढ़ रहा हूं, मैं वो जो पढ़ रहा हूं वो 4 सब्जेक्ट और जो 8 सब्जेक्ट, 8 दिन और 16 दिन जो आने वाले हैं एग्जाम वाले दिन, उसके लिए मैं आज पढ़ रहा हूं। ठीक है, अब कहना क्या चाह रहा हूं उसके बारे में बाद में समझेंगे, लेकिन इस गुरु मंत्र को आप जप लीजिए। ठीक है, कि जो मैं आज पढ़ रहा हूं वो मैं 8 और वो जो 16 दिन आने वाले हैं, जो एग्जाम वाले दिन आने वाले हैं, उसके लिए मैं आज पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो गुरु मंत्र जप लीजिए, लेकिन समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, बाद में समझेंगे इसको भी हम। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि काफी सारे लोग जो इसको मानते हैं ना, सीए को जो मानते हैं, वो बोलते हैं कि समुंदर है सिलेबस, ये है वो है। मैं आपको ये बोलता हूं कि बिल्कुल सीए का सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको जब भी रिवाइज करते हैं, जब भी इसको रिवीजन करते हैं, तो दोबारा से उसको पूरा उठा लेते हैं और पूरा रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि मैंने एक बार रिवीजन करी, मैं कहीं पे भी ना उसको शॉर्टकट में किसी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करता। मतलब अगर मैंने एक बार रिवीजन स्टार्ट करी तो मैं क्या करूंगा, दूसरी बार जब रिवीजन करूंगा दोबारा वही पूरी पढ़ूंगा बुक, तीसरी बार जब रिवीजन करूंगा दोबारा वही पूरी बुक पढ़ूंगा। तो भाई सिलेबस कम कैसे होगा? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो यार, थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग हो रहा हो आपके लिए। अभी आगे आने वाली वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना मैं चाहता था। चलो यार, अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि मेरी स्ट्रेटजीज क्या थी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे हुए उस पर बात करते हैं। और जो मेरी स्ट्रेटजीज थी, कैसे मैंने 3 महीने के अंदर फेलियर टू रैंक होल्डर के अंदर कन्वर्ट करा, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यार, अगर मैं स्ट्रेटजीज की बात करूं तो मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड करूंगा। सबसे पहला मेरा डेली का रूटीन क्या रहता था। ठीक है, डेली का रूटीन क्या रहता था। दूसरी चीज मेरी प्रिपरेशन किस तरीके से करी मैंने। ठीक है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करूंगा। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले डेली रूटीन के बारे में, तो मैंने क्या करा था, अपने टाइम को ना इफेक्टिवली यूटिलाइज करा था। अगर मैं बोल रहा हूं 14 घंटे में पढ़ रहा था तो 14 घंटे में पढ़ रहा था। अगर मैं बोल रहा हूं मैं 10 घंटे पढ़ रहा था तो मैं 10 घंटे पढ़ रहा था। अगर मैं बोल रहा हूं 16 घंटे अगर मैं पढ़ रहा था तो 16 घंटे में पढ़ रहा था। जनरली क्या होता है, आप 16 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन 10 घंटे आपका दिमाग ही नहीं है पढ़ाई के अंदर, 10 घंटे कहीं और घूम रहा है। तो वो किस तरीके से मैं कर पाया वो मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करता हूं। तो यार, सबसे पहले मेरा क्या रहता है, मैं ना सुबह जल्दी उठने में विश्वास रखता हूं। ठीक है, जल्दी सुबह उठने में क्या होता है, तो सबसे पहले मतलब जो मेरी जो फिलॉसफी है वो ये रहता है कि आप तो इफेक्टिवली पढ़ पाते हो जो सुबह का जो टाइम होता है। मतलब मैं क्या करता था, 4 से 5 बजे, जब भी आपको लिए सही टाइम हो लगे आपको, तो 4 से 5 बजे मैं उठ जाता था। और उसके बाद मैं 12-1 बजे तक मैं कंटिन्यूसली पढ़ाई करता था अपने घर पर ही, मतलब अपने घर पर ही इफेक्टिवली। और मेरे को लगता है 4 से 5 बजे से लेकर 12-1 बजे तक बहुत बढ़िया पढ़ाई हो सकती है। ठीक है, इफेक्टिवली पढ़ाई हो सकती है। अगर सुबह का टाइम रहता है, काफी बढ़िया टाइम रहता है, तो इफेक्टिवली पढ़ाई हो सकती है उस समय पर। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती थी 12-1 बजे तक मैं पढ़ाई करूं। उसके बाद क्या होता है, 12-1 बजे के बाद फिर होता है मोनोटोनस होना स्टार्ट। मतलब फिर आपको आने लगती है नींद, क्योंकि हो जाती है दोपहर। ठीक है, और फिर कोई आपके साथ, मतलब आप बेसिकली क्या होता है ना यार, जब तक हम, हमारे ह्यूमन मतलब इस तरीके से नेचर है कि जब तक हम किसी से बात नहीं करते ना, तब तक वो आपकी लाइफ, मतलब आपका वो जो दिन होता है ना, वो बड़ा बोरिंग सा लगने लगता है। तो मैं क्या करता था, मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी कि 12-1 बजे तक मैं अपने घर पर ही पढ़ता था, खुद से पढ़ता था। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने एक पार्टनर फाइंड कर रखा था, उसके घर पे मैं जाता था। ठीक है, उसके घर पे मैं जाता था, उसके घर पे जाके फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते थे। मतलब 12-1 बजे मैं उसके घर पे निकल गया और हमने 4-5 घंटे, यानी कि 4 या 5 बजे तक मैं उसके घर पर ही रहा। ठीक है, 4 या 5 बजे तक उसके घर पर ही रहा। सबसे पहले तो क्या होता था, वो जो दोपहर वाला पीरियड होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। ये तो दोपहर वाला पीरियड होता है ना, पूरे टाइम को बर्बाद कर देता है उसके बाद आने वाले शाम को, रात को। क्योंकि इन केस अगर आप सो गए या अगर आपका वो टाइम वेस्ट चला गया, तो शाम को भी आप ये सोचते रहोगे कि यार मेरा दोपहर का टाइम वेस्ट हो गया, रात को भी यही सोचते रहोगे यार दोपहर का टाइम मेरा वेस्ट हो गया। तो कैसे उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है वो मैं आपको समझाता हूं। आपको पार्टनर के घर पे जाना है, 4 से 5 घंटे उसके साथ आपको स्ट्रेटेजी बना लेनी है। मतलब स्ट्रेटेजी अभी जो हम डिस्कस करेंगे, आपको सोच लेना है कि यार किस तरीके से उसके घर पे क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। मान लीजिए आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर सेशन रख लिया, खुद का कोई टेस्ट ले लिया, या फिर दोनों अपना अलग अलग पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ देर बाद आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिया। मतलब इस तरीके से आप कुछ थोड़ी बहुत बातें कर ली उसके साथ, कोई डिस्कशन कर लिया। तो 4 से 5 घंटे मैं क्या करता था, उसके घर पे रहता था। उससे क्या होता था, एक तो जो मोनोटोनस जो रहता था मेरा, जो मैंने सुबह 6-7 घंटे पढ़ाई करी है यार, वो मोनोटोनस सारा निकल जाता था। ठीक है, और वो 4 से 5 घंटे जो रहते थे, जो दोपहर वाले जो मेरा टाइम वेस्ट होने वाला था, ठीक है, वो भी बड़ा मजेदार निकल जाता था, समझ रहे। और बातचीत भी हो जाती थी और मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाता था। और जब मैं 4-5 बजे घर पे आता था तो मेरा माइंड ना थका हुआ नहीं होता था,
मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता था। क्यों? क्योंकि यार मैं बातें बातें करके आ रहा हूँ, आराम से बात डिस्कशन करके आ रहा हूँ दोस्त के साथ, ठीक है। तो मैं आराम से आता था 4-5 बजे, 1-1.5 घंटा रेस्ट करके फिर दोबारा पढ़ाई में लग जाता था, और फिर वो शाम के अंदर फिर दोबारा पढ़ाई करना अलग ही मजा आता है। दोपहर मतलब रात 10-11 बजे तक पढ़ना, उसके बाद मैं सो जाता था। तो ये सबसे पहले आपको डेली रूटीन अपना डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको प्लान करना है। तो ये जो मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी, एक जो स्ट्रेटेजी थी वो थी डेली प्लान की, कि किस तरीके से मैंने अपना डे प्लान कर रखा था। तो सबसे पहली चीज मैंने इसके अंदर क्या कर रखा था, अपना एक भी दिन वेस्ट नहीं करा था, ठीक है। एक भी दिन अपना वेस्ट नहीं करा था, और ये मेरा जो प्रिपरेशन थी, ये मेरा जो डेली रूटीन डेली मेरा चलता था, ठीक है। तो अगर ये बात होगी हमारी डेली रूटीन के बारे में, और जब आपका इस तरीके का डेली रूटीन होगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो 3 महीने हैं ना, वो 6 महीने के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगेगा यार 3 महीने नहीं, 6 महीने का टाइम पीरियड आपको मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेली रूटीन के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना है। अगर आपने डेली रूटीन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो बाकी की जो स्ट्रेटेजीज हैं, बाकी की जो चीजें हैं, वो थोड़ी थोड़ी धुंधली पड़ने लगेगी। तो उसको सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेली रूटीन, ठीक है। तो आपको डेली रूटीन अपना डिसाइड कर लेना है। मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो मैंने आपको बता दी, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है आपको अपने अकॉर्डिंगली। कभी और जाना है आपको लगता है कि नहीं यार दोपहर में नहीं जाना, मेरे को शाम को जाना है, रात को जाना है, कभी भी जाना है, आपको लगता है अपने हिसाब से जो मॉडिफाई करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरा जो प्लान था, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो ये थी, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊंगा, जो मेरा पार्टनर था और जो मैं था, मतलब मेरे भी एक अटेम्प्ट फेल हो गया था, मैं जो मेरा पार्टनर था वो भी 2 अटेम्प्ट में फेल हो गया था, और दोनों ने ही हमने सीए एक साथ निकाली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने वहां पे जाकर टाइम वेस्ट करा। सबसे पहले तो आप उस चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों ने सीए निकाली है, ठीक है। तो उसने भी पढ़ाई करी है, मैंने भी पढ़ाई करी है। 4-5 घंटे हमने जो दोपहर में रहते थे इफेक्टिवली यूटिलाइज करा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या इंपॉर्टेंस है इस डेली रूटीन को प्लान करने का, ठीक है। तो आपको अपना सबसे पहले डेली रूटीन प्लान करना है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्ट्रेटेजी यानी कि प्रिपरेशन के ऊपर। तो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं, तो सबसे पहले आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो आपको पता है कि आप एक ग्रुप देने वाले हो या बोथ ग्रुप देने वाले हो। तो सबसे पहले ना आपको ये चीज माइंड में क्लियर होनी है। कई लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि यार अगर मेरा ये प्रिपेयर हो गया, एक ग्रुप प्रिपेयर हो गया, तो मैं दूसरे ग्रुप के लिए भी स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपने मेरी लिंक्डइन पे स्टोरी पढ़ी हो तो मैंने उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि मैंने सोच रखा था कि अगर मेरे पास 3 महीने भी थे तो मेरे माइंड में था कि मेरे को बोथ ग्रुप के लिए ही जाना है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे को सिंगल ग्रुप के लिए जाना है, और मैंने प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से स्टार्ट करी। अगर मैं ये सोचता कि यार एक ग्रुप करूंगा, अगर प्रिपेयर हो गया तो सेकंड ग्रुप भी स्टार्ट कर दूंगा। कई लोग ये गलतियां करते हैं। कई लोग मेरे को कॉल करते हैं, कई मेरे दोस्त मेरे को कॉल करते हैं, इस तरीके से बोलते हैं कि यार अगर मेरा प्रिपेयर हो गया, अगर मेरा एक ग्रुप हो गया प्रिपेयर, तो मैं दूसरा ग्रुप भी स्टार्ट कर दूंगा प्रिपेयर। ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको सोच लेना है कि आपको एक ग्रुप के लिए जाना है या 2 ग्रुप के लिए जाना है, ठीक है। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं, सबसे पहले यार हमें ना पता होता है, सबसे पहले हमें पता होता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। जैसे मुझे पता था मेरी जो स्ट्रेंथ है वो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है। आपको पता होगा आपकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल है, दैट्स अप टू यू। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी कौन सा मेरा कोर सब्जेक्ट है जो मेरे को पता है यार कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए मैं संभाल लूंगा इसको, ठीक है। वो आपको सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है, और ना उसके ऊपर जो टाइम है ना, वो आपको जो टाइम है उस तरीके से एलोकेट करना है। सबसे पहले किसको कितना टाइम एलोकेट करना है, इसको इतना टाइम एलोकेट करना है। जहां पे आपकी वीकनेस है, जैसे मेरी थ्योरी सब्जेक्ट्स वीकनेस थी मेरी, तो मुझे पता है मेरे में उस 3 महीने के अंदर मैंने 2 महीने से ज्यादा टाइम थ्योरी सब्जेक्ट्स के ऊपर दिया है, ठीक है। मेरी जो वीकनेस थी वो थी, जो मेरे जो मतलब स्ट्रेंथ थी वो थी मेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर इतना टाइम नहीं दिया जितना मैंने थ्योरी सब्जेक्ट्स के ऊपर दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ समझनी है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ जो समझनी है, सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ समझने के बाद उसके बाद अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अच्छा, अब मैं प्रिपरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक थ्योरी सब्जेक्ट, दूसरा प्रैक्टिकल, एक थ्योरी कम प्रैक्टिकल, ठीक है। थ्योरी के अंदर मैं कवर करूंगा जैसे ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। और अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो उसमें मैं कवर करूंगा जैसे अकाउंट्स हो गया, एसएफएम हो गया, एफएम जिसको बोलते हैं, अकाउंट कॉस्टिंग हो गया, ठीक है। और थ्योरी कम प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो उसमें जैसे डीटी हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, जिक्र करेंगे। तो मेरी क्या स्ट्रेटेजीज थी थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर, जैसे मैंने बोला कि मैंने सबसे ज्यादा टाइम थ्योरी सब्जेक्ट्स में लिया। क्यों लिया उसका मैं रीजन बताता हूं आपको। क्या हुआ कि अब मेरे पास टाइम पीरियड कम था, मेरे को स्ट्रेटेजीज, जैसे मैंने बोला, मेरे को ऑल टुगेदर मैंने चेंज करी। अब ऑल टुगेदर जब मैंने चेंज करी स्ट्रेटेजीज, तो मैंने क्या करा, अपनी आवाज के अंदर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करा। और किस तरीके से रिकॉर्डिंग करी उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, जिक्र करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से मैंने रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट करी, तो मैं क्या करता था कि सबसे पहले मैंने क्या करा, एक जो मोटी वाली बुक होती है जैसे स्टडी मटेरियल हो गया आपका, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल को मैंने क्या करा, पूरा एक बार एक चैप्टर को पढ़ लिया, ठीक है। एक बार उस चैप्टर को मैंने जब पढ़ा, क्योंकि मेरी थ्योरी वीक थी जैसे मैंने बोला, तो मैंने क्या करा, उस चैप्टर को मैंने
स्टडी मटेरियल से मैंने पढ़ा, या फिर कोई भी जो आप मेन बुक कोई भी हो आपकी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं उसकी मेन बुक से आप पढ़िए, जिसके अंदर पूरा एलोबरेटिव हो, पूरा एलोबरेट कर रखा हो, एग्जांपल्स के साथ सब कुछ दे रखा हो, उस ऐसी कोई बुक हो उसके अंदर उसके थ्रू पढ़िए। जैसे स्टडी मटेरियल बेस्ट एग्जांपल है। आप आजकल तो इंस्टीट्यूट ने काफी बढ़िया स्टडी मटेरियल निकाल रखे हैं, तो आप स्टडी मटेरियल को रेफर करिए और एक बार चैप्टर स्टडी मटेरियल से पढ़िए। ठीक है, स्टडी मटेरियल से पढ़ने के बाद मैं क्या करता था, उसी दिन, याद रखिए, उसी दिन आपको कोई भी जो स्टडी मटेरियल हो जिसके अंदर जैसे हैंडबुक टाइप का काफ़ी टीचर्स की आती है, हैंडबुक आती है, तो मैं क्या करता था कि हैंडबुक उसी दिन जिस दिन मैंने वो मेन बुक से पढ़ा यानी कि स्टडी मटेरियल से पढ़ा, उसी दिन मैं हैंडबुक से ही पढ़ता था। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मेन बुक से पहले पढ़ा एक बार और उसी दिन मैंने हैंडबुक से पढ़ा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता था, मतलब पर्पस समझिए क्या है यहाँ पर। मेन बुक से पढ़ने का पर्पस ये है कि मेरी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरे लॉजिक्स हैं, वो मेरे क्लियर हो जाएं सबसे पहले। वो आप हैंडबुक से थ्रू नहीं कर सकते। हैंडबुक में सिर्फ जो होता है वो कीवर्ड्स लिखे होते हैं, समझिए इस बात को। ठीक है, तो अगर आपको अपने लॉजिक्स क्लियर करने हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है करना। ठीक है, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सी एग्जाम को क्लियर कर सकें विद गुड मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो आपको कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं, और कॉन्सेप्ट जो क्लियर करने हैं वो कैसे हो सकते हैं, सिर्फ मेन बुक या स्टडी मटेरियल के थ्रू हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, उसी दिन मैंने हैंडबुक से पढ़ लिया। ठीक है, क्योंकि एट द एंड एक चीज याद रखिए, मैंने क्या बोला है मैंने आपको एक मंत्र जपवाया था, क्या था कि आपको ये चीज याद रखनी है, आप आज जो भी पढ़ रहे हो वो 8 और 16 दिन के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है कि आप आज जो भी पढ़ रहे हो वो 8 और 16 दिन के लिए पढ़ रहे हो। तो जो 8 और 16 दिन के लिए आप जो पढ़ रहे हो उसके लिए मैं क्या करता था, मैंने क्या करा, पहले मेन बुक से पढ़ा, उसके बाद मैं हैंडबुक, क्योंकि हैंडबुक को ही आपको रेफर करना होगा एग्जाम वाले दिन, आप मेन बुक को नहीं उठा सकते। ठीक है, आप सोचो यार लॉ ऑडिट की मैं मेन बुक को उठा लूंगा, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। या तो अपने नोट्स बना लो या हैंडबुक का रेफर करो। ठीक है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपने नोट्स दोबारा बना सकता, क्योंकि मतलब उस तरीके से उतना टाइम नहीं था, तो मैंने हैंडबुक को प्रेफर करना ज़्यादा बेटर समझा। ठीक है, उस समय पर। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स बना सकते हो, या फिर हैंडबुक रेफर करनी है तो हैंडबुक रेफर करो। और ये याद रखिएगा, हैंडबुक ही रेफर कर सकते हो एग्जाम वाले दिन, क्योंकि एक दिन का टाइम मिलता है, तो उस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैंने बोला कि प्लान करना पड़ेगा वो 8 और 16 दिन के लिए। तो मैं क्या करता था, मेन बुक से पहले पढ़ा, उसके बाद हैंडबुक से उसी दिन पढ़ा, फिर दोबारा मैं हैंडबुक से उसी दिन पढ़ता था। मतलब 2 बार मैंने हैंडबुक से पढ़ा, एक बार मैंने लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग क्लियर करी। अब देखिए क्या होगा उस समय पे, क्या होगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना उस दिन, जिस दिन आपने मेन बुक से पढ़ा और हैंडबुक की जो कीवर्ड्स हैं वो समझे, तो उस दिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना वो इतने लेवल पर होगी। ठीक है, मतलब इस लेवल पर होगी आपकी अंडरस्टैंडिंग कि कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले भाई आपसे, आप 4 डालोगे। ठीक है, बता डालोगे उसको, इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग आज से 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी टाइम हो आपके एग्जाम को, उस समय पर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ये उस दिन नहीं होगी जिस दिन आपका एग्जाम होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस अंडरस्टैंडिंग को अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, आवाज कैसे रिकॉर्ड करनी है, आपको आधे घंटे 45 मिनट की क्लिप बना लेनी है। इसको पूरी अंडरस्टैंडिंग को, जो भी आपने उस दिन पूरे दिन समझा है, एक चैप्टर को पढ़ा है तो 3 बार आपने पढ़ा है मेन बुक से, 2 बार हैंडबुक से, उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग को 45 मिनट 30 मिनट की क्लिप में उतार देना है। ठीक है, पूरी अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है, तो अब एक ना एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से आपको रिकॉर्डिंग करनी है और किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, क्या फायदे होंगे। तो अगर मैं रिकॉर्डिंग की बात करूं, आपको क्या करना है, आपको एक सेक्शन लेते हैं, सेक्शन 173 है बोर्ड्स मीटिंग का। ठीक है, बोर्ड मीटिंग का। तो उसका आपको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, आपको बोल देना है कि मैनेजमेंट का ताकि इंटरफेरेंस रहे इसलिए बोर्ड मीटिंग्स होती है। 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए एक कैलेंडर ईयर के अंदर, 30 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन के बाद एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें ना रिकॉर्ड कर लेनी है। 120 दिन का गैप होना चाहिए 2 मीटिंग के अंदर मैक्सिमम जो रहता है। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड उसके अंदर डाल देने हैं और इस तरीके से आपको रिकॉर्ड कर लेना है। आपको ये चीज याद रखनी है, अपने जो भी रिकॉर्डिंग है 30 से 45 मिनट के अंदर खत्म करनी है। और रिकॉर्डिंग आपको उसी दिन करनी है जिस दिन वो जो मैंने आपको बोला कि मेन बुक और जो हैंडबुक है, जब तक आप उससे रिवाइज कर लेंगे, 3 बार उभर के आ जाएंगे ना, तो वो जो अंदर से आपको ना पेज ना आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो आप जब रिकॉर्ड करोगे ना, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा। रिकॉर्ड जब आप करोगे, आपके ऊपर वो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो थॉरो अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप वो जो 30 से 45 मिनट के अंदर जब आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग डाल दोगे, ऑब्वियसली आप ये 2 साल बाद ना ये याद नहीं रखने वाले। 1 साल बाद ना जब आप जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे हो, याद नहीं रहेगा आपको। तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग यार एक क्लिप के अंदर डाल दो। आप वो जब एक क्लिप के अंदर डाल दोगे तो क्या होगा, जिस दिन आप एग्जाम से 1 दिन पहले जब आप बैठोगे, आपके पास वो रिकॉर्डिंग होगी। मान लीजिए 20 चैप्टर भी हैं, आपने 20 चैप्टर आधे घंटे करके 10 घंटे में खत्म कर दिया यार। 2 बार रिकॉर्डिंग सुन के चले जाओगे आप अपने आवाज की।
करना कैसे एग्जीक्यूट उसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले तो फायदे समझते हैं सबसे पहले यार। अब आपने एक बार आपने टाइम दे दिया, इतना टाइम दे दिया है आपने, ठीक है, जिस दिन आपने इतना टाइम दे दिया तो यार अब आपको ना दोबारा बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेन बुक, ठीक है, क्योंकि आपने जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग थॉरो वाली, आपने क्या करा, अपनी रिकॉर्डिंग अपनी आवाज के अंदर कर ली है थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। चाहे मैं किसी का भी एग्जांपल लूँ, लॉ, ऑडिट, आईटी, एसएम, जो भी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी चैप्टर के लिए, जिस भी थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए आप कर रहे हैं, आपने को ये दोबारा बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने क्या करा इसके अंदर, क्या करा मैंने, जो भी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मैंने रिकॉर्ड करी। अब मेरे पास पूरी अंडरस्टैंडिंग रिकॉर्डेड है। अब मेरे को जब भी दोबारा रिवीजन करनी है, इवन यार आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो या कहीं जा रहे हो, आप रिक्शा के अंदर हो, कहीं पर भी आपने क्या करा, अपने कान के अंदर ईयरफोन लगाने और अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। सोचो आप यार मेट्रो में जाते जाते 2 चैप्टर आपने रिवाइज कर लिए, ठीक है, जो आप बुक खोल के बैठ जाते हो, ठीक है, और मेट्रो के अंदर वो भी कोई इधर से आवाज आ रही है, कोई उधर से आवाज आ रही है, अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। आप सोचते हो यार उस 1 घंटे को कैसे यूटिलाइज करो जो मेट्रो के अंदर जा रहे हो। यार मेट्रो के अंदर सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करोगे, अपनी रिकॉर्डिंग खुद की कान में लगाई और स्टार्ट कर दी। आपको दोबारा वो अंडरस्टैंडिंग, जिस दिन आप वो रिकॉर्डिंग सुन लोगे, वो जो आपने अंडरस्टैंडिंग जिस दिन आपने वो रिवाइज करा था 3 बार जो आपने रिवाइज करा था, उस दिन वाली अंडरस्टैंडिंग वो रिकॉर्डिंग सुन के ना आए तो बोलना मेरे से, ठीक है। तो वो लिटरली मेरे लिए काफी बेनिफिशियल हुआ है, तो होपफुली इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इससे सबसे पहले तो फायदा क्या हुआ, आपका टाइम बचेगा, आपको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से 1 दिन पहले मैंने क्या बोला था आपको कि एक मंत्र जाप कर लो यार, कि जो भी आज पढ़ रहे हो, जो भी आज कर रहे हो, अगर आप एक बार भी रिवाइज कर रहे हो तो वो जो रिवीजन है कैसे आप वो 3 साल बाद, 2 साल बाद ले जा पाओगे, 1 साल बाद ले जा पाओगे, वो आपको आज ही सोच लेनी है, ठीक है। तो आपको जो रिवीजन जो करनी है, आपको देखो यार 3 महीने में मैंने 3 महीने के अंदर ही करा है, तो ऑब्वियसली आपके पास मेरे से ज्यादा टाइम होगा, अगर मेरे जितना ही टाइम है तो इस तरीके से आप प्लान करिए। लेकिन अगर आपको जो ये अंडरस्टैंडिंग लेकर जानी है, सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, वो 8 दिन और 16 दिन के अंदर पास लेकर जानी है आपको ये। तो आज जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आज कर रहे हो, जो भी आपने पढ़ा, वो अंडरस्टैंडिंग अगर वो 8 दिन 16 दिन तक नहीं ले जा पाए ना, तो ये पढ़ना आज का बेकार चला जाएगा। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपको आज ही रिकॉर्ड कर लेना है, और जब आपका 1 दिन पहले एग्जाम हो तो भाई कान में लगाई ईयरफोन, स्टार्ट कर दी अपनी रिकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आपको करना है, यही मैंने स्ट्रेटेजी अप्लाई करी थी, रैंक आ गई जब भी, ठीक है। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स की यहाँ पे हम बात खत्म करते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपका फर्दर और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। कुछ आपको जानना है, कुछ डिस्कशन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा आपका। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में। तो अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यार सबसे पहली चीज, अगर मैं जैसे मान लीजिए एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को उठाते हैं, एसएफएम को उठाते हैं, ठीक है, या अकाउंट्स को उठाते हैं, या किसी को भी उठाते हैं, कॉस्टिंग को उठाते हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका ना डेरिवेशन समझना है, फॉर्मूलेज का, ठीक है, लॉजिक समझना है अकाउंट्स के अंदर, कॉस्टिंग के अंदर लॉजिक समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट अगर जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे, आप सोचो कि मैं रट्टा मार लूं कि ये किस तरीके से एसएफएम का अगर फॉर्मूले हैं, अगर आप सोचो कि यार मैं इसको रट्टा मार लूं, कि फॉर्मूले को रट्टा मार लूं, उसके बाद मैं उसके जो उसके बाद अगर मैं उसको सॉल्व करूं, उसके बाद मैं अगर, और ऑब्वियसली यार मेरे तो ये स्ट्रेंथ थी, समझ रहे हो आप, तो मेरी ये स्ट्रेंथ क्यों थी, क्योंकि मैंने कभी भी रट्टा नहीं मारा प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है। स्ट्रेंथ मैं इसलिए बना पाया इसको अपनी। तो प्रैक्टिकल के अंदर कभी भी रट्टा नहीं मारना है। इवन अगर आपके पास अभी टाइम नहीं भी है तो आपको डेरिवेशन समझना है उसका, कि किस तरीके से फॉर्मूला डराइव हुआ, उसके पीछे लॉजिक क्या है एसएफएम में। अकाउंट्स में अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं अगर कोई भी एडजस्टमेंट कर रहा हूं, होल्डिंग के अंदर इतनी सारी होल्डिंग, जब हम कंपनीज पढ़ते हैं उसमें इतनी सारी एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। तो मैं होल्डिंग जब कंपनीज पढ़ रहा हूं तो जो उसमें जो भी एडजस्टमेंट हो रही है उसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर मैं सोचूं यार मैं रट्टा मारूं और मैं इसको कर लूंगा पेपर के अंदर, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्योंकि यार आप समझिए यार, आपने आज के लिए रट्टा मार लिया, कल तक आपको याद रहेगा मैक्सिमम, रट्टा परसों तक भी नहीं ले आ पाओगे आप, तो 1 साल 2 साल बाद कैसे ले जा पाओगे। तो रट्टा नहीं मारना है, सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर कर देनी है। डेरिवेशन समझना है उसका। जब डेरिवेशन आप समझोगे ना, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वो तब आएगा आपको कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट समझने सबसे पहले, और उसका डेरिवेशन समझना है। अब जैसे मैंने आपको बोला एसएफएम में मैंने ना, जब 3 महीने थे मेरे पास, सिर्फ मैंने एसएफएम 1 बार रिवाइज करी है सिर्फ मैंने, ठीक है। वो भी उसके अंदर मैंने हार्डली 7 से 8 दिन दिए होंगे मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूँ, हार्डली मैंने 7 से 8 दिन दिए होंगे। और उसकी जो मैंने रिवीजन है, मतलब 7 से 8 दिन के अंदर भी और भी सब्जेक्ट चलते रहते थे, ठीक है। तो 7 से 8 दिन मैंने दिए होंगे हार्डली एसएफएम के लिए, और तब जाके भी मेरे 84 मार्क्स आए थे एसएफएम के अंदर, ठीक है। मैंने कोई रिवीजन नहीं करी थी एग्जाम से, पता नहीं 1.5 महीना पहले मैंने रिवीजन करी थी एसएफएम की। मैंने रिवीजन नहीं करी क्योंकि मेरे को फॉर्मूले का डेरिवेशन पता था। मुझे पता था कि भैया कैसा भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए,
मुझे इतना पता था मैं सॉल्व कर दूंगा इसको, क्योंकि मुझे डेरिवेशन पता है। जब आप डेरिवेशन जानोगे ना, जब आप क्वेश्चन सब फॉर्मूले को समझोगे तो ना क्वेश्चन करने का ना अलग ही मजा आता है। उसके बाद किसी भी तरीके का फॉर्मूला हो, किसी भी तरीके का, कैसा भी हो, कोई भी हो, किसी भी तरीके का फॉर्मूला हो, आपको क्या करना है, आपको उसका डेरिवेशन समझना है। ठीक है, डेरिवेशन समझ के आपको क्या करना है, अपनी बुक्स के अंदर लिख लेना है। अकाउंट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको कहीं कोई भी अकाउंट्स का कोई भी कॉन्सेप्ट है आपको नोट कर लेना है उसको। ठीक है, आपके जो टीचर ने पढ़ाया ठीक है, जो भी चीजें हैं, लेकिन आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है, सबसे पहले इस कुछ भी चीज है, कैसी भी चीज है, आपको डेरिवेशन समझना है एसएफएम का। ठीक है, अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट समझना है, कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट समझने हैं आपको, और कॉन्सेप्ट्स को ना अपनी कोई कॉन्सेप्ट की बुक बना लो या डेरिवेशन फॉर्मूले की बुक बना लो हर पेपर की। ठीक है, मैंने बना रखी थी, तो मैंने क्या करा, डेरिवेशन समझ के उसको एक पेपर में उतार दिया मैंने, सारे फॉर्मूलेस को, सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारी चीजों को, जितने भी प्रैक्टिकल वाली थी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, उसको मैंने उतार दिया। ठीक है, और ये जो मैंने करा था ना, ये डेरिवेशन वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने आखिरी 3 महीने में ही करा है। ठीक है, मैंने ये पहले नहीं कर रखा था, ये कॉन्सेप्ट वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने पहले नहीं कर रखा था, ये मैंने आखिरी 3 महीने में ही करा है। फिर मैंने क्या कर रखा था, जैसे आपको एक एग्जांपल और देता हूं, उसके बाद ये चीज होगी डेरिवेशन। आप आई होप आप समझ गए होंगे इसके अंदर कि मैंने किस तरीके से करा। जो सेकंड जो चीज रहती थी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर, वो क्या रहती थी मेरी, कि जैसे मान लीजिए अकाउंट्स है, होल्डिंग कंपनी है, और होल्डिंग कंपनी के अंदर जब हमारे टाइम पे मतलब 100-150 क्वेश्चन रहते थे। ठीक है, वो 100-150 क्वेश्चन को एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यार। ठीक है, 100-150 क्वेश्चन को आप रिवाइज नहीं कर सकते दोबारा से, इवन पढ़ भी नहीं सकते उसको। मैंने क्या कर रखा था, मैंने अकाउंट्स का ना होल्डिंग का एक ही क्वेश्चन बना लिया था मैंने। उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट थी, ठीक है, जैसे जो फाइनल्स के बच्चे हैं, जो अकाउंट्स पढ़ चुके हैं, वो जानते होंगे इसके बारे में कि उसके अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट थी, प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड हो गए, गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई, इक्विटी शेयर्स की, प्रेफरेंस शेयर इशू करे, ये करा वो करा, जितनी भी एडजस्टमेंट थी, सभी एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन बना लिया था। आप 2 क्वेश्चन बना सकते हो या 3 क्वेश्चन बना सकते हो, अपने खुद के क्वेश्चन बना लो। ठीक है, उस क्वेश्चंस को, जितनी भी एडजस्टमेंट है उसको ना, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, जब आपने होल्डिंग कंपनी एक बार रिवाइज कर लिया, उस दिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करो अपना बनाकर, उस दिन वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लो उसी दिन। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करके, अब जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन वो क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब जो फॉर्मूले, जो कॉन्सेप्ट है वो तो पढ़ो ही सही। ठीक है, जिस दिन पेपर है, और जो एक आपने क्वेश्चन बनाया है खुद का, 1 या 2 या 3 क्वेश्चन जो भी आपने बनाए हैं चैप्टर के हिसाब से, जितना आप चाहें उतने बना सकते हो, आपको जितने सही लगे। ठीक है, कई एडजस्टमेंट कई क्वेश्चंस के अंदर फिट नहीं होती है, तो आपको अपने हिसाब से वो क्वेश्चंस ऊपर नीचे कर लेने हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनाओ, 3 क्वेश्चन बनाओ। तो पेपर से एक दिन पहले ना मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस और रिवीजन टेस्ट पेपर्स, ये सारी चीजें ही करके गया था। ठीक है, मतलब जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। और अगर मैं बात करूं कि अगेन मैं वही चीज बोल रहा हूं कि जो भी आज आप कर रहे हो, किस तरीके से आप रिटेन कर पाओगे, किस तरीके से आप कर पाओगे, वो 8 और 16 दिन के लिए, वो चीज़ आपको आज ही कंसिडर करनी है। अगर आज आप पढ़ गए होल्डिंग कंपनी, मतलब मान लीजिए कई लोग क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को ना रट्टा मार के, मतलब कि ठीक है यार इस तरीके से ये चीज हो रही है तो होने दो, अभी आपने रट्टा मार के कर लिए क्वेश्चंस यार, लेकिन वो क्वेश्चंस को आप ये सोचो ना भाई, वो 6 महीने बाद तक रिटेन कर पाओगे? भाई मेरे को 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 1 दिन लग जाए एक कॉन्सेप्ट को समझने में, बट मेरे को जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए मुझे आगे नहीं बढ़ना। दोस्तों की हेल्प लो, टीचर की हेल्प लो, जिसकी हेल्प लेनी है उसकी हेल्प लो। गूगल पे सर्च मारो, यूट्यूब यार इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इस पे सर्च मारो, कहीं पे सर्च मार रहे हैं वहां पे सर्च मारो, कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, जब तक वो कॉन्सेप्ट, अगर आप रट्टा मार रहे हो किसी भी कॉन्सेप्ट का, आपने आज तो रट्टा मार लिया भाई, वो 1 साल 2 साल बाद कैसे रिटेन कर पाओगे? तो जो आज पढ़ रहे हो, अगेन मैं वही चीज बोलूंगा, मंत्र जाप करो कि जो आज कर रहे हो, जो आज आपने करा, वो कैसे आप वो 2 साल 1 साल बाद तक कैसे ले जा पाओगे, 8 दिन के लिए, 16 दिन के लिए, उस चीज को आपको आज याद रखना है। ठीक है, तो आज जो भी आप कर रहे हो वो 8 और 16 दिन के लिए ही कर रहे हो। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा तो आपकी वो अंडरस्टैंडिंग है, जब आपने होल्डिंग कंपनी कंप्लीट करी ना, विद कॉन्सेप्ट समझने के बाद, लिखने के बाद, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, आप उस अंडरस्टैंडिंग के साथ एक क्वेश्चन बनाओ या 2 क्वेश्चन बनाओ, 3 क्वेश्चन बनाओ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो उसी समय पे, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस तरीके की बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बन गई, कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आपको वो क्वेश्चन उस दिन रिवाइज कर लेने। ठीक है, या फिर जब बीच में कभी भी आपको लगे तब रिवाइज कर लेने, पेपर वाले दिन रिवाइज कर लेने। एक चीज और करनी है आपको, तीसरी जो चीज है प्रैक्टिकल्स के अंदर, वो ये है कि क्वेश्चंस ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट ही मार्क कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क कर लेने हैं ताकि, अब देखिए, जब आप रिवाइज कर चुके हो, आपने एक बार रिवीजन करी, 150 क्वेश्चन सॉल्व करे, तो आप ये नहीं चाहोगे कि मैं दोबारा उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करूं। तो आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस को ना मार्क कर लेने हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आपने उसमें से मार्क कर ले, जो आपको लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको लगे कि आपको सॉल्व करना है, तो आपको पास टाइम है तो आप उनको सॉल्व करो। मैं रिकमेंड तो करूंगा कि आप उसको बीच बीच में सॉल्व करते रहो, जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करे हुए हैं। ठीक है, और पेपर से एक दिन पहले, अगर इफ यू थिंक कि आपको वो चीज, आपके पास टाइम है इतना कि उसको आप कर सकते हो सॉल्व, तो उनको सॉल्व करो आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी है।
अब हम बात करते हैं थ्योरी कम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, जो कि हमारा तीसरा पड़ाव है, थ्योरी कम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यानी कि मेरे डीटी और आईडीटी। तो यार सबसे पहले डीटी और आईडीटी ना पूरे कॉन्सेप्चुअल हैं। जब तक आपके कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्चुअल आपकी थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग आपकी उसमें क्लियर नहीं होगी, तब तक आप उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट अपने मजबूत करने। कैसे करने हैं उसको समझते हैं। तो यार कोई भी टीचर जो भी आपको पढ़ा रहा है ना, हमेशा याद रखना, कभी भी टेक्स्ट के अंदर कोई भी अमेंडमेंट आई है, कोई भी चेंजेस आए हैं, तो वो ड्यू टू सम रीजन आए, उसके पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री जरूर रही है जनरली, ठीक है। तो ना जो भी टीचर होगा, जो भी एक अच्छा टीचर होगा मार्केट के अंदर, वो आपको हिस्ट्री जरूर बताएगा जब भी टेक्स्ट पढ़ा रहा होगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक रहा है। जनरली जैसे मैंने विनोद गुप्ता सर से जब मैंने क्लास ली थी, तो उन्होंने हर क्वेश्चन के अंदर अपने, मैं ये किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको कि किससे क्लास लो किससे नहीं लो, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ, जब मैंने विनोद गुप्ता सर से जब मैंने क्लास ली थी, तो वो क्या करते थे, किसी भी सेक्शन को जब वो बताते थे तो यार उसके अंदर ना लॉजिक जरूर बताते थे वो, ठीक है। तो लॉजिक बताते थे वो कि अगर ये चीज हुई है तो उसके पीछे क्या रीजन रहा है, ठीक है। तो पूरे लॉजिक कॉन्सेप्ट बनाकर उसके बाद वो जाके सेक्शन पे आते थे। उससे क्या होता था ना, जब आपको हिस्ट्री पता होती थी ना, कॉन्सेप्ट पता होता था कि किस तरीके से क्या चीज आई, तो ऑटोमेटिकली ना वो हमसे पूछते थे कि ये सेक्शन क्या बना होगा, अब आप बताइए, है ना। मतलब वो सेक्शन पढ़वाते नहीं थे, वो हम ही से पूछ लेते थे ये सेक्शन क्या बना होगा इस हिस्ट्री के बेसिस पे, आप खुद बताइए। तो उससे क्या रहता था यार, आप ना हिस्ट्री समझ के आप क्वेश्चन पे ना मतलब जो सेक्शन बना होगा उस पर खुद कंक्लूड कर लेते थे आप। तो ना आपको क्या करना है, जब भी आप क्लास ले रहे हैं, अगर इवन आपने क्लास ले ली है, चलो ठीक है मान लिया, आपको क्या करना है, जब भी वो जो हिस्ट्री वाली जो चीज़ है ना, हिस्ट्री वाली जो चीज़ है, आपको क्या कर लेनी है, आपको ना वहाँ पे नोट कर लेनी है अपने बुक के अंदर। अगर जगह नहीं है तो वाइट पेपर लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपको वो जो चीज़ है जो उन्होंने हिस्ट्री समझाई है वो नोट कर लेनी है शॉर्ट के अंदर। शॉर्ट के अंदर यानी कि जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई एग्जांपल आया जिसके अंदर मुकेश अंबानी आए या फिर धीरू भाई अंबानी आए, आपको लिख लेना है धीरू भाई अंबानी वाला एग्जांपल, और थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेना है, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे धीरू भाई वाला एग्जांपल, वाई मैट केम, मतलब मैट जैसे जनरली बोला जाता है कि उनकी वजह से आया था, ठीक है। तो धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल ले लेना है, इस तरीके से आपको लिख लेना है, और उसको आपको क्या करना है, वहीं पर अपने जो आपका जो बुक है वहीं पर आपको मेंशन कर लेना है ये एग्जांपल है, ठीक है। आपको क्या रहेगा, जब आपको एग्जांपल, अगेन आपको एग्जांपल उस दिन तो याद है जिस दिन आप क्लास में सुन रहे हैं, लेकिन भाई वो 1 साल बाद 2 साल बाद याद नहीं रहने वाला, ठीक है। अगर आपने बाई चांस अपनी क्लास कर भी ली है, ठीक है, तो किसी ऐसे बंदे से डिस्कस करिए जिसने आपके साथ क्लास करी थी या जिसने उसी टीचर से क्लास करी है, या आपको अगर याद भी है तो आप उस एग्जांपल को ना वहां पे लिखते रहिए। आपको अगर एग्जांपल याद रहेंगे ना तो आपको सेक्शन ऑटोमेटिकली याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, उस एग्जांपल्स को, एग्जांपल्स अगर आप समझ गए, अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गए तो सेक्शन तो कुछ है ही नहीं, सेक्शन तो उसी एग्जांपल से बनाए। तो आपको एग्जांपल्स ना हमें इंटरेस्ट आता है, क्योंकि जब बोलते हैं धीरू भाई अंबानी की ये वो, जब हम कहानियां सुनते हैं तो कहानियां तो हमें याद रह जाती है, सेक्शन याद नहीं रहते। तो सेक्शन आपको कैसे याद रखने हैं, उस कहानियों के थ्रू, वो कहानी जो सर ने बताई है, ठीक है, उसको किस तरीके से आपको रिटेन रखनी है वो आपको समझना है कि आपको एग्जांपल्स लिख लेने हैं। और जब भी आप रिवाइज करो तो आपको ना वो एग्जांपल, क्योंकि क्या होगा, जैसे मान लीजिए सर ने 1000 एग्जाम्पल दिए, किसी जो भी टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, उसने 1000 एग्जाम्पल्स दिए पूरे क्लास के अंदर, जब तक उसने कोचिंग क्लास ली। 1000 एग्जाम्पल मेरे को ऐसे तो याद नहीं रहेंगे ना, तो मेरे को लिखना पड़ेगा वहां पर कि ये वाला एग्जाम्पल था, इसके लिए ये वाला एग्जाम्पल था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ भी जो भी एग्जांपल्स दिए तो उस एग्जांपल्स को मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो कहानी है पूरी, वो थॉट प्रोसेस वो लिखना पड़ेगा आपको। जब वो लिखोगे आप वहां पर, तो आपको क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर रहेगी। कुछ भी चीज का कैसा भी एग्जांपल है वो लिखते जाओ यार, किसी भी तरीके का कैसा भी एग्जांपल, सब लिखते जाओ वहां पर, ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए बेनिफिशियल हुआ है तो ये होपफुली आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा। तो डीटी आईडीटी दोनों के अंदर आपको इस तरीके से कर लेना है। सबसे पहले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लॉजिक क्लियर है, ये सेक्शन आया तो आया क्यों, ठीक है, इसके पीछे लॉजिक बिल्कुल क्लियर, आपको समझ में आ गया कि क्या लॉजिक है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एग्जांपल्स पे ध्यान देना है कि क्या एग्जांपल्स थे, क्या अंडरस्टैंडिंग थी, लॉजिक क्या था उसके पीछे, सेक्शन आने के पीछे। जब आप इस एग्जांपल को समझ लोगे तो उसके बाद इजीली आप अपने एग्जाम के अंदर एग्जीक्यूट कर पाओगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, जब आप समझ लोगे इस अंडरस्टैंडिंग को एग्जांपल्स के थ्रू, तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, आपसे इजीली क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेंगे। तो हमने तीनों तरीके के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करी, थ्योरी, प्रैक्टिकल और थ्योरी कम प्रैक्टिकल, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आप तीनों
चीज़ों के अंदर, तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर जो भी हमने बात करी, उसके अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपको जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है आपको उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजीज जो मैंने बनाई वो तो ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करते चलने हैं। क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने जरूरी है, तो आपको साथ साथ सॉल्व करते रहने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं कि क्या हमने बात करी आज हम स्ट्रेटेजी के बारे में। तो स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूँ तो 2 पार्ट में मैंने डिवाइड करा, पहले डेली शेड्यूल, दूसरा प्रिपरेशन। तो डेली शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ, सुबह उठता था, माइंड फ्रेश होता था, बढ़िया से पढ़ता था, दोस्त के घर जाता था, वापस आता था, दोबारा पढ़ता था, सो जाता था, सुबह दोबारा उठ जाता था। अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं टाइमिंग को। दूसरी बात करते हैं डेली प्रिपरेशन की, जो मेरी प्रिपरेशन रहती थी उसके बारे में हमने बात करी, 3 पार्ट में डिवाइड करा, थ्योरी, प्रैक्टिकल, थ्योरी कम प्रैक्टिकल। थ्योरी की अगर मैं बात करूँ, रिकॉर्ड करता था, सुनता था, रिकॉर्ड करता था, सुनता था, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो कॉन्सेप्ट समझता था, लिखता था, फॉर्मूले का डेरिवेशन समझता था, 2-3 क्वेश्चन बनाता था, एग्जाम वाले दिन सॉल्व करता था। थ्योरी कम प्रैक्टिकल की बात करूँ तो एग्जाम्पल्स, हिस्ट्री लिखता था, और जब भी रिवाइज करता था तो वो याद रहते थे, एग्जाम्पल्स और थ्योरी वो पढ़ के याद आ जाता था कि क्या कॉन्सेप्ट था। एग्जाम्पल्स जो भी क्वेश्चन होते तो सॉल्व करता था, और इस तरीके से मेरे पास रिटेन रहता था DT एंड IDT। तो ये आज हमने बात करी स्ट्रेटेजीज के बारे में। अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मुझे बताइए कमेंट करके कि किस तरीके की आपको लगी ये वीडियो, किस तरीके से मैं फर्दर इंप्रूव कर सकता हूँ, अगर आपको कोई पॉइंट लगता है तो। और अगर आप मुझे सजेशन देंगे कि किस तरीके आपको फर्दर कोई वीडियोस चाहिए तो वो आप बताइएगा कमेंट के अंदर, ताकि मैं उस तरीके की फर्दर वीडियोस बना सकूँ। तो थैंक यू सो मच।